इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से आ रही है, जहां कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी। बताया गया कि ये कारोबारी आरएसएस से जुड़ा है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बदमाशों ने राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे जिला संघ चालक को निधि समर्पण अभियान रोकने की चेतावनी दी और नहीं रोकने पर बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के विरोध में रामगंज मंडी कस्बे को व्यापारियों ने आज बंद रखने का ऐलान किया है। तो राजस्थान के कोटा में यह घटना घटी है, जहां पर कारोबारी को गोली मारी गई है, आरएसएस कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। राम मंदिर चंदे पर विवाद को लेकर के ये गोली मारी गई है। भवानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, क्या है पूरा मामला? देखिए गायत्री, ये आरएसएस के कोटा के जिला संचालक हैं। कल निधि समर्पण अभियान के तहत वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। उस दौरान बदमाशों ने बाइक पर आए थे और उनको गोली मार दी गई। उनको कोटा रेफर किया गया। हालांकि अभी अस्पताल में भर्ती है, वो अब ठीक है, खतरे से बाहर है। जो गोली मारने वाले हैं वो SS 66 बताए जा रहे हैं। पुरानी रंजिश भी है, लेकिन उनका आरोप ये है कि उनको चेतावनी दी गई कि वो निधि समर्पण अभियान रोक ले, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करना, उसको लेकर उनका आरोप है कि गोली मारी गई। आज रामगंज मंडी कस्बा है, बंद है और 3 आरोपी फरार है। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर और कार्रवाई की मांग को लेकर। जी आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे, चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार, सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ। किशोर अजवाणी, 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल
देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत उत्तर प्रदेश के कासगंज से। कासगंज हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कासगंज के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। खबर के मुताबिक मोती के भाई आरोपी अलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दरोगा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। बताया गया कि दोनों वहां के नगला धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए गए थे कि तभी शराब माफिया ने उन्हें बंधक बनाकर उनकी पिटाई की। पुलिस वाले जब थाने नहीं पहुंचे तो रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से पुलिस वाले गायब हुए, अपने साथियों को खोजने लगे। पुलिस टीम को दारोगा जख्मी हालत में मिले, जबकि सिपाही तब तक दम तोड़ चुका था, जिसे पुलिस वाले अपने कंधों पर उठाकर वहां से ले गए। तो ये कासगंज मामले में कार्रवाई हुई है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव, एक आरोपी को मार गिराया गया है। आपको बता दें, शराब माफियाओं की तरफ से हमला हुआ था पुलिस पर और इसमें एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि दारोगा गंभीर रूप से जख्मी। थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में हैं और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए CSC ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। तो जानकारी देते हुए कि किस तरीके से जो आरोपी हैं भागने में कामयाब रहे। हालांकि इस सबके बीच एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है मुठभेड़ के दौरान। तो आपको बता दें, शराब माफियाओं की तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस वक्त हमारे साथ कासगंज से हमारे सहयोगी अजेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। अजेंद्र, क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक बदमाश को ढेर कर दिया गया मुठभेड़ में? गायत्री, मैं आपको बता दूं, ये मोती का भाई है अलकार सिंह, इसको पुलिस ने आज अल सुबह ढेर कर दिया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी मोती था वो अभी फरार है, पुलिस की पकड़ से दूर है। उसके लगातार उसको सर्च किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस के से वो दूर है। लेकिन उसका जो भाई था, इस पर भी 4 मुकदमे थे, उसको ढेर कर दिया है अलकार सिंह को। वहीं मोती सिंह के पास के खिलाफ जो है करीब 11 मुकदमे हैं, वो भी संगीन धाराओं में मुकदमे हैं, वो अभी फरार चल रहा है। लेकिन करीब 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। जो दरोगा जो घायल है उन्होंने बताया था कि उसके साथ में 2 लोग ये नामजद थे, बाकी 4 लोगों को वो नहीं जानता था। वो 6 लोग बताए जा रहे हैं उनके साथ मारपीट की, जिसके सिपाही की हत्या हुई थी। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में पुलिस वालों पर हमला
और एक सिपाही की पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट घटनास्थल से। जनपद कासगंज में सिपाही की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मोती के भाई अलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मैं उसी जगह मौजूद हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो जगह दिखाएं। उसका तमंचा भी पड़ा हुआ है और उसका एक कारतूस भी पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसको यहीं ढेर किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मान के चली जा रही है। अभी मुख्य आरोपी अभी भी उससे दूर है। लगातार तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इसको अभी कुछ ही देर पहले जो है उसको ढेर कर दिया गया था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तमाम अधिकारी है जहाँ मौजूद हैं, सीओ मौजूद हैं, एसएसपी भी आने वाले हैं और उसको ढेर कर दिया गया। उसके तमाम अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका सर्च अभियान किया जा रहा है। पुलिस का कहना है उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन उसके भाई अलकार सिंह को ढेर कर दिया है। एक बार फिर आप ही के पास आते हुए अजेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, सवाल खड़े होते हैं शराब माफियाओं की तरफ से, किस तरीके से पूरा हमला हुआ है, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या निर्देश और पुलिस का अब अगला एक्शन क्या? एक आरोपी को तो ढेर कर दिया गया, लेकिन आप बता रहे हैं कि अभी कई और ऐसे आरोपी हैं जो कि फरार हैं, और खासकर मुख्य आरोपी मोती। गायत्री में बता दूं, मुख्यमंत्री की तरफ से जो मृतक सिपाही है जो शहीद हुए हैं उनके 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उसके घर परिवार में एक नौकरी के लिए घोषणा की है। वहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ शराब का काम कासगंज में बड़े पैमाने पर होता है। ये जो घटना हुई है वो काली नदी का किनारा है। यहाँ शराब का अवैध शराब का काम होता है, जो कच्ची शराब बनाई जाती है। बताया जाता है उसी में ये जो आरोपी था मोती शराब माफिया था, लगातार शराब का काम करता था। उसी में ये पुलिस जो है इसको पकड़ने गई थी। उसी घटना में एक दरोगा सिपाही गए थे, इनके साथ कई लोग मौजूद थे, उन्होंने इस पर हमला कर दिया। अजेंद्र, लौटेंगे आपके पास। अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। कासगंज केस में ये कार्रवाई हुई है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, उसके कई साथी फरार हैं और उनको भी जल्द गिरफ्तार करने की, जल्द पकड़ने की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में पुलिस वालों पर हमला और एक सिपाही की पीट कर हत्या मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इस घटना के आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मारे गए सिपाही के घर वालों को 50 लाख रुपए के मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का भी निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और जल्द ही उसे बड़ी कामयाबी भी मिली, जब वारदात में शामिल एक आरोपी को मार गिराया गया। बताया गया कि मारे गए आरोपी का नाम अलगार सिंह था। अलगार सिंह इस घटना का मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई था। बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने वाला मोती धीमर ही है। मोती धीमर के ऊपर पहले से ही 11 केस दर्ज हैं। एक आरोपी को मार गिराने के बाद पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया गया कि बंधक बनाकर पीटने के बाद आरोपी घायल दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर भी लेकर भाग गए, जिसके बाद कई जिलों की पुलिस को आरोपियों की तलाश में लगा दिया गया। नगला धीमर गांव में घटना वाली जगह पर पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 12 टीमों को लगाया गया है, जो अलग अलग जगहों पर तलाश कर रही हैं इन सभी आरोपियों की। मुख्य आरोपी मोती जो अभी तक फरार है, लेकिन 12 से ज्यादा पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सख्त एक्शन, किसी भी कीमत पर इन सभी को पकड़ा जाए और इनके खिलाफ एनएसए के तहत हो कार्रवाई। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई। अजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। घटनास्थल से ही 12 टीमें, अजेंद्र 12 टीमें ढूंढ रही हैं मुख्य आरोपी और उसके साथियों को। कब तक कामयाबी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि एनएसए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं गायत्री आपको बता दूं, ये बात सही है। पुलिस ने ये कहा, पुलिस दावा कर रही है उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा मुख्य आरोपी की। और जो अन्य लोग हैं, 4 लोग हैं, उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। अब ये दरोगा जी जो है, जो घायल हैं, वो जो होश में आएंगे तभी पता चल सकेगा कि दोनों के अलावा अन्य 4 लोग कौन थे। और मैं मौजूद अपने सहयोगी से कहूँगा, ये वही जगह है जहाँ उसका इनकाउंटर किया गया। इसी से कुछ दूरी पर
वो जगह है जहाँ सिपाही की हत्या की गई थी। और उसी से थोड़ी और आगे हम जब मैं आपको बता दूं, जो काली नदी का किनारा है, वहीं दरवाजी मिले थे घायल अवस्था में, उनको जो कंधे पर ले जाया गया था और वहीं सिपाही की जो हत्या की गई थी। तो मैं आपको पूरी बात बता दूं, ये इस समय पूरा पुलिस फोर्स का मजमा यहाँ लगा हुआ है, तमाम भीड़ लगी हुई है। गाँव ग्रामीणों को अभी जो है मैं आपको सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, जो ये वो पुल है महर्षि कश्यप ऋषि स्मृति द्वार, जो यहाँ से एटा के लिए जोड़ता है और एटा कासगंज का बॉर्डर भी है, क्योंकि नदी के इस पार कासगंज लगता है, नदी के उस पार एटा लगता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि यहाँ शराब की माफिया जो लगातार काम करते थे और जब भी पुलिस यहाँ रेड देती थी एटा में भाग जाते थे, उसका फायदा लेकर ये घटना की गई है। उसके बाद लौट रहे हैं आपके पास एक बार तस्वीरें दिखा दें, सिपाही के गांव की तस्वीरें, घर वालों की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है। शहीद सिपाही के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार में शोक है और आस वही कि कब जल्द से जल्द सभी आरोपियों पर सख्त एक्शन हो। लेकिन इस सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि इन सभी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई। और देखिए सख्ती का असर कि एक आरोपी को, अलगार सिंह को मार गिराया गया। मांग यही है कि एक तो उनकी शहीद स्मारक बने, उनके नाम से यही मूर्ति बने उनकी, और उनके लिए घर के लिए तो कुछ और एक्स्ट्रा हो ही, क्योंकि 2 बच्ची हैं उनके और कोई तो है नहीं, और माँ बाप हैं उनके और एक बीवी है बस। सरकार ने कहा है कि बड़ा एक्शन होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो भी नहीं, एक्शन तो हो रहा है, बताया जा रहा है कि एक एनकाउंटर भी हो गया है, सुनाई में आई है हमारी में तो, पर हमें एक्चुअली में पता नहीं है पक्का कि हुआ है कि नहीं हुआ है, पर एक्चुअली में बताया जा रहा है कि एक एनकाउंटर हुआ है। ये बताइए कितना दुख है इस पूरे गाँव को? दुख तो इतना है कि यहाँ लोग रात से ही, जब से घटना स्थल की मालूम पड़ी है, या उसी समय से यहाँ लोग जुटे हुए हैं। पूरी रात होगी यहाँ पे लोगों को जुटे हुए, और आप देख रहे हैं कितने शोक में हैं गांव के लोग। और यहाँ से कम 100 लोग के आसपास वहाँ पे हो, कासगंज में भी हैं। तो शहीद सिपाही के घर वाले मांग करें कि जल्द से जल्द उन सभी पर कड़ा एक्शन हो। अलगार सिंह को हालांकि मुठभेड़ में मार गिराया गया है, लेकिन ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वही सिपाही देवेंद्र जो कि इस पूरी टीम में शामिल थे, पहुंचे थे शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए, लेकिन उस दौरान उन पर हमला हुआ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और पुलिस वालों पर हमले के आरोपी दीप सिद्धू पर बड़ी खबर। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि आईबी की एक टीम आज दीप सिद्धू से करेगी पूछताछ। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू से 26 जनवरी हिंसा की साजिश पर सख्त सवाल पूछ सकती है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी दीप सिद्धू से पूछताछ करेगी। देशद्रोह के केस में उससे सवाल जवाब होंगे। खबर है कि जांच एजेंसियां दीप सिद्धू को उसके बनाए वीडियो और भड़काऊ भाषण दिखाकर सवाल पूछने में जुटी है। एक दिन पहले कोर्ट ने दीप सिद्धू को क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया था और इस सब के बीच अब आईबी की तरफ से भी आईबी की टीम पहुंचेगी और इस पूरे मामले में करेगी दीप सिद्धू से पूछताछ। स्पेशल टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इस बीच आपको बता दें आईबी की तरफ से अब पूछताछ होगी। आनंद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, कब पहुंचेगी आईबी की टीम दीप सिद्धू से पूछताछ के लिए और किस तरीके के सवाल जवाब हो सकते हैं? जी देखिए, क्राइम ब्रांच का जो कोतवाली स्थित दफ्तर है वहां पर आज आईबी की एक टीम पूछताछ करने दीप सिद्धू से पहुंचेगी। स्पेशल सेल की एक टीम लगातार दीप सिद्धू से पूछताछ कर रही है और क्राइम ब्रांच की टीम भी दीप सिद्धू से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि स्पेशल सेल ने यूएपीए और देशद्रोह का एक सेपरेट केस दर्ज किया। पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी तो उस एंगल से भी पूछताछ की जाएगी और जो 10 से 12 धाराओं में दंगे और भड़काऊ भाषण की जो धाराओं में जो केस दर्ज हुआ जिसमें दीप सिद्धू भी आरोपी हैं, उस पूरे मामले में भी क्राइम ब्रांच की टीम लगातार दीप सिद्धू से पूछताछ कर रही है। खालिस्तानी एंगल, जो किसान रैली हुई थी वो, इसके अलावा 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, उन तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और सबसे खास बात, जो दीप सिद्धू ने तमाम वीडियो बनाए थे और 25 नवंबर को पहली बार सिंघू बॉर्डर के मंच से भड़काऊ स्पीच दी थी सरकार के खिलाफ, उसने लगातार वहां पर आग उगली थी, वो तमाम चीजों को लेकर भी दीप सिद्धू से तमाम टीमें जो है वो पूछताछ करेंगी। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें इस पूरे मामले पर अब जो आईबी की टीम है वो भी दीप सिद्धू से आज सवाल जवाब करेगी। और आइए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन टनल में
जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस बीच जल प्रलय का एक दहला देने वाला वीडियो सामने आ गया है। ये देखिए, वीडियो आपके सामने है, एनटीपीसी प्रोजेक्ट का ये वीडियो है। रविवार की सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक पानी का जो तेज बहाव था और बांध की एक छत पर खड़े कुछ लोगों को बहा कर ले गया। तेजी से आ रहे पानी को देख छत पर खड़े लोगों ने बचने की भी कोशिश की, लेकिन सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को कुछ करने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते सारे लोग पानी की धार में बह गए। ये तस्वीरें जाहिर है विचलित कर सकती हैं। साफ है, ग्लेशियर टूटने के बाद जोशीमठ से उतरा सैलाब। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कुछ लोग जो कि खड़े थे जान बचाने के लिए, लेकिन चारों तरफ जो सैलाब था, इन सभी लोगों को घेर रखा था सैलाब ने। कोशिश यही कर रहे थे कि किस तरीके से बचा जाए इस सैलाब से, लेकिन देखिए इस सैलाब से बचना मुश्किल था। सैलाब में ये लोग बहते चले गए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये 7 फरवरी की ही तस्वीर, जब ग्लेशियर टूटा, जबरदस्त तरीके से तबाही चारों तरफ पानी के इस रूप में। ये देखिए लोग इधर भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बचे, लेकिन एक देखिए किस तरीके से लोगों को बहा कर ले गया ये पूरा सैलाब और ये लोग बहते चले गए। सामने से आता ये सैलाब और देखिए एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को, ये लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। पहले अपने दाहिनी तरफ भागते हैं, उसके बाद जब लगता है कि शायद वहां खतरा है तो फिर इधर से दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं तो सैलाब उनको देखते ही देखते बहा ले जाता है। इस सैलाब से बचना मुश्किल था और हुआ भी। देखिए किस तरीके से सैलाब आया और इन सभी लोगों को बहाकर अपने साथ आगे ले जाता हुआ। ये वीडियो सामने आ गया है, सैलाब में किस तरीके से लोग बहे। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि इन सभी लोगों का मौत से सामना हुआ। सैलाब जिससे बचना मुश्किल था, लेकिन एक कोशिश की इन लोगों ने, इधर से उधर भागते रहे इस कोशिश में कि शायद जान बच जाए, लेकिन जान नहीं बच सकी। एक बार फिर से देखिए, सैलाब बड़ी रफ्तार के साथ आते हुए और इन सभी लोगों को अपनी चपेट में लेता चला गया। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया, अरे बेचारे गए काम भी। तो देखा आपने किस तरीके से, एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें और जाहिर तौर पर आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए साफ पता चलता है कि क्या गुजरी उस वक्त उन लोगों पर जिनका सामना इस सैलाब से हुआ। कुछ यही लोग देखिए किस तरीके से खुद को बचाने की कोशिश में, लेकिन एक कोशिश नहीं चली और रफ्तार के साथ आया सैलाब इनको बहाकर ले जाता हुआ आगे बढ़ गया। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया, अरे बेचारे गए काम भी। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया, अरे बेचारे गए काम भी। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया, अरे बेचारे गए काम भी। तो देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को, चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे और सोचा होगा कि काश बच जाएं, काश जिंदगी बच जाए, जिंदगी उन्हें एक मौका दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सैलाब जबरदस्त तरीके से बड़ी रफ्तार के साथ तबाही पर उतारू आगे बढ़ रहा था। ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये लोग खुद को बचा पाते इससे पहले ही सैलाब में समा गए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहीं पर हादसा हुआ था, उसकी तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। और अब
दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब ये पूरा हादसा हुआ। सैलाब बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था तबाही के मकसद से, और जो लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे उनकी एक नहीं चली। और देखिए किस तरीके से सैलाब इन सभी लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। कैसे जिंदगी से जीने का एक मौका मांग रहे ये लोग आखिरकार इस सैलाब के सामने बेबस होकर रह गए। छत पर खड़े होकर कोशिश कर रहे थे कि शायद बच जाएं, शायद जिंदगी से एक मौका मिल जाए, लेकिन मौत के आगे उनकी नहीं चली। मर गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जो लगातार वहां पर मौजूद हैं घटनास्थल पर, जहां पर जबरदस्त तरीके से जो पूरी जल प्रलय है उसने तबाही मचाई थी। दीपक, लगातार रेस्क्यू चल रहा है, अब तो 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या वहां पर अब अपडेट प्रशासन की तरफ से, कब तक जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं तबाही ने किस तरीके से लोगों को बेबस करके रख दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, एक खौफनाक और दर्दनाक वीडियो है, क्योंकि लोग बेबस थे, बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद हम भी एक बार के लिए हमें भी बड़ी हैरानी हुई थी कि वाकई ये इतना ख़तरनाक था कि लोग इस जगह से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पाए। क्योंकि जो आज प्रशासन का कहना है कि वो इस जगह पर भी एक मशीन के जरिए आज यहाँ से भी दूसरी जगह से खुदाई शुरू होगी, लेकिन अब तक जो रेस्क्यू का आंकड़ा है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी अंदर तक मलबा भरा पड़ा है और कई मीटर तक ऊपर जो है मलबा है, जिसको हटाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। मैं यहाँ पर गायत्री आपको उस तस्वीर को दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन कमलदेव यहाँ की तरफ दिखाइए। ये जो आपको 4 लाइनें दिख रही हैं ये टनल 4 हैं, क्योंकि जिस टनल पर पूरी टीमें काम कर रही हैं वो दूसरा हिस्सा है। यहाँ से पहला हिस्सा है इस बैराज के पास जो 4 टनल है, और इस 4 टनल में काम कर रहे थे लगभग 100 से ज़्यादा लोग। और ये बताया जा रहा है कि इस टनल के जो बैराज है, इस बैराज में 4 गेट थे। 4 गेट में से अगर गेट यहाँ पर 2 या 3 गेट खुले होते तो शायद बैराज में जो सैलाब आया था उसको निकासी का एक रास्ता मिल जाता, और जो लोग ऊपर बचकर भागे थे उन्हें शायद यही बैराज का गेट खुल जाएगा और पानी जो है कम होगा। लेकिन सैलाब इतना ज़्यादा था कि उस वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने वहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन थी उसको तोड़ा, और जो लोग ऊपर से इधर उधर भाग रहे थे उन्हें बचने का, संभलने का मौका नहीं दिया, और उसके बाद वो सभी सैलाब में समा गए। यहाँ पर नीचे की तरफ कई जगह पर इंजीनियर्स थे, वर्कर्स थे, काम कर रहे थे, वो सभी इस मलबे की चपेट में आ गए हैं। और अब ये जो मलबा है ये बताया जा रहा है कि जो इस आपको 4 जो लेयर दिख रही हैं ये 4 लेयर दरअसल ऊपरी हिस्सा है टनल का। ये टनल 23 मीटर से ज़्यादा गहरी है ये बताया जा रहा है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि ये मलबा जो है 18 से 20 मीटर मलबा यहाँ पर अटा पड़ा है, और इसके अंदर कई लोग होंगे जो अब नहीं रहे, और इनको निकालना बहुत बड़ा टास्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं इतने दिन से लगातार हम काम कर रहे हैं, आज 4था दिन है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सिर्फ एक छोटी सी टनल का है और वो 100 मीटर का आसपास ही है। तो कुल मिला के अभी काफ़ी काम करना होगा। अभी काफी काम करना होगा। लौटेंगे हम आपके पास, दीपक रावत भी हमारे साथ हैं। दीपक, आप किस हिस्से में मौजूद है और वहां से अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? गायत्री, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर हेली सर्विस का लिए अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको उन गाँव तक पहुँचना है जहाँ कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है, और इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान ये लोग हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में भी इतनी जगह नहीं होती कि सबको एक साथ भेज लिया जाए। लेकिन लगातार ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद आज नहीं तो कल हम अपने गाँव पहुँच सकेंगे। आपका गाँव कहाँ था? हमारा गाँव जो वहाँ रास्ता टूट गया है? रास्ता पुल बह गया। कौन फंसा है वहाँ पर? वहाँ मम्मी पापा सब वहीं फंस गए। वहीं पे आप कहाँ थे? मैं बाजार आ रखा था तो यहीं फंस गया। अच्छा, आप मार्केट आए हुए थे? तो आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं अभी? मैं 3-4 दिन से यहीं। तो रोज़ जाने के लिए कोशिश करते हैं? कोशिश का आज पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता मिल जाए। आपको कहाँ जाना है? सर फाप्ती। कौन है वहाँ? मम्मी पापा सब हुई हैं। अच्छा जी सर। तो आप इधर आ गए थे? जी सर, 5 तारीख को मैं आ गए थे, गोपर सर थोड़ा काम था। उस दिन से यहीं फंस गया। अच्छा, तो कहाँ रह रहे हो? सर यहाँ रिश्तेदार के यहाँ रहा, 1-2 दिन गोपर, 1 दिन जोशीमठ। वैसे और भी लोग हैं, ये देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर इंतज़ार करें कि घर चले जाएं। कोई सामान लेने आया था, कोई किसी काम से आया था, लेकिन रास्ता टूट गया, सैलाब आया, उसके बाद से अब घर जाने की उम्मीद है। और लोगों से बात करने, कहाँ जाना है? हमने रेनी जाना है जी। यहाँ क्या करने आए थे?
काम करने आए काम करने आए थे, इधर ही फंस गए? फंस गया। ठीक है, और भी लोग हैं गांव के। कहाँ जाना है मैडम आपको? लाता जाना है। लाता जाना है। हाँ। कौन है वहाँ पर? वहाँ हम उधर ही रहते, काम करते गरीब में। हाँ। तो आप यहाँ किसी काम से आई थी? हाँ, यहाँ मार्केट में आई थी। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। तो अलग अलग जगहों से लोग यहाँ अब इस रास्ते से गुजर रहे थे कि सैलाब के बीच फंस कर रह गए। अब आपको दिखाते कैसे 30 सेकंड में बह गई जिंदगी। सैलाब में बहने से पहले एनटीपीसी के कर्मचारी आम दिनों की तरह बैराज की छत पर खड़े थे। ये लोग इस बात से अनजान थे कि जोशीमठ से उतरा सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है और जब तक उन्हें इस जल प्रलय के बारे में पता चलता देर हो चुकी थी। पहाड़ से उतरी लहरें अपने रास्ते में आने वाली चीजों को रौंद कर आगे बढ़ रही थी। पानी का बहाव घाटी को चीरकर जहां जहां से गुजरा वहां अपने पीछे तबाही के निशान पीछे छोड़ गए। ये देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, लेकिन दिखानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इन लोगों के सामने सिवाय बेबस होने के कोई चारा नहीं था। सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा था। एनटीपीसी के कर्मचारी आम दिनों की तरह बैराज की छत पर खड़े थे। उन्हें क्या पता था कि सैलाब इस तरह से उनकी जिंदगी को लील लेगा। तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के बैराज का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया है उस वीडियो को और आप देख सकते हैं मैं उसी जगह पर हूँ, उसी बैराज पर हूँ। इसी बैराज पर आपको मैं पूरे बैराज का उस नक्शे को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो में जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वो इस कॉर्नर की हैं। आपको सामने बैराज की तरफ जो जगह आपको दिख रही है मैं दिखाऊंगा। अपने कैमरा पर्सन कमल देव से कहूँगा कि दाहिनी की तरफ वो लेके जाएं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसी जगह पर वो लोग खड़े थे। लगभग उनकी संख्या 7-8 से ज़्यादा थी और कुछ दूसरी तरफ थे। सभी लोग जब सैलाब आया था तो बचने की कोशिश करते हुए इसी ठीक टापू के ऊपर आ गए थे, बैराज का जो ऊपरी हिस्सा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बैराज से ऊपर भी पानी आ सकता है। जब सैलाब आया तो कई मीटर तक ऊपर पानी का सैलाब आया। उसमें जो गर्त थी और जो स्पीड थी उससे बचने के लिए ये लोग ऊपर यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक आपको कमरा दिखाई देगा जो यहाँ पर इनका ऑपरेटर रूम है। इस ऑपरेटर रूम को देखिए, यहाँ पर ये अभी बचा हुआ है, लेकिन इसके ठीक दाहिनी तरफ एक ऑपरेटर रूम और आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में जो ऑपरेटर रूम दिखाई दे रहा है वो इस जगह पर है और यहीं पर वो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैलाब ने उन सभी को निगल लिया। सभी लोग उसमें गिरते हुए नज़र आए और ये दर्दनाक वीडियो काफ़ी समय बाद आया है और इसमें लगभग बताया जा रहा है कि जो ये पूरा टनल है, ये आपको 4 लाइनें जो दिख रही हैं बड़ी बड़ी, ये टनल का हिस्सा है। ये 4 टनल है यहाँ पर बताया गया हमें और इन 4 टनल में स्टार्टिंग से शुरुआती दौर से जब पानी घुसता है यहाँ पर कई लोग यहाँ पर काम कर रहे थे जिनकी संख्या 50 से ज़्यादा थी और बताया जा रहा है कि जो लोग थे वो इसी मलबे के नीचे अभी भी दबे हो सकते हैं। ये आशंका जताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है ये सारा मलबा जो है कई फिट यहाँ पर जमा हो चुका है जिसके नीचे लोग हो सकते हैं और उसको हटाना यहाँ बहुत बड़ा टास्क होगा। और इस पूरे बैराज को देखकर आपको लग रहा होगा कि उस दिन जो मंजर था जिस वीडियो को हमने दिखाया है उसमें कितना खौफनाक था और इस पूरे बैराज को देखने के बाद ये लगता है कि कितने लोग इस बैराज में उस वक्त काम कर रहे होंगे और वो सभी उस सैलाब की भेंट चढ़ गए जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। दीपक बिष्ट लगातार तपोवन में मौजूद। दीपक, कल देखा गया था कि जो मशीनें लगाई गई थी मलबे को हटाने के लिए उनमें कुछ तकनीकी खराबी हुई थी। अब क्या वो तकनीकी खामी दूर कर ली गई है? जिस युद्ध स्तर पर पूरा काम चल रहा था रेस्क्यू का, क्या उसको शुरू कर दिया गया है? आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, क्योंकि देखिए कल जो मशीनें हमने दिखाई थी न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक मशीन थी जो लोडर था जो पूरा मलबा खींच रहा है। एक ही लोडर यहाँ पर था, उसके बाद एक दूसरा लोडर यहाँ पर मंगवाया क्योंकि लोडर जो है वो लगभग अगर कंटिन्यू से 2 घंटे आप काम करवाएंगे तो उसके बाद वो उसका इंजन गर्म हो जाता है, उसका ऑयल जो है वो इंजन का जो ऑयल है वो निकलने लगता है और इस वजह से उसको रखा जाता है ताकि ठंडा हो जाए क्योंकि भारी भरकम जो मलबा है टनों के हिसाब से इस मलबे को इसी नदी में फेंका जा रहा है तो उसको लगातार काम पर लगाने की वजह से ये दिक्कतें आई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो इंजीनियर्स थे उन्होंने उसको टेक्निकल फॉल्ट हालांकि हल्का था ये बताया गया था उसे ठीक कर लिया है और अब लगातार उस मलबे को खींचने के लिए जो क्रेन्स हैं और जेसीबी मशीन है और लोडर हैं वो उन सभी को एक एक करके लगाया गया है। और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ये भी मांग की थी क्योंकि यहाँ पर कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग जगह पर हैं, उनके पास इसी तरह के लोडर होते हैं जो मलबा खींचते हैं। तो प्रशासन से स्थानीय लोगों ने कहा कि लोडर की व्यवस्था अधिक की जाए।
जितने ज़्यादा लोडर होंगे उतनी जल्दी रेस्क्यू काम दूसरे टनल के रास्ते जो है वो साफ़ किए जाएंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर मलबा जो सबसे अहम इस वक्त बना हुआ सबसे बड़ा टास्क है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों का, वो सिर्फ मलबा हटाना है। उसके लिए यहाँ पर काफ़ी दिन लग रहे हैं। आज चौथा दिन है और अभी भी जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक टनल से या फिर बैराज के आसपास मलबा नहीं हटाया जाता, लोगों की शिनाख्त और लोगों की तलाश पूरी नहीं हो सकती। ठीक है दीपक, ऋषिगंगा पावर प्लांट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। सुरंग के अंदर फंसे 30 से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है और इसके लिए मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा मलबे को निकालने का काम किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से आईटीबीपी के 300 जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। राहत काम में हो रही परेशानी को देखते हुए टनल में घुसने के लिए दूसरे रास्तों के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। अब तक 32 लोगों के शव मिल चुके हैं। रविवार सुबह अचानक पहाड़ से उतरी लहरों ने एक झटके में सब कुछ बदल दिया। चमोली में जगह जगह जल प्रलय से हुई तबाही के निशान नजर आते हैं। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक 174 लोग अभी भी लापता हैं। तो इसके लिए मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी के जवान लगातार टनल से मलबा निकाल रहे हैं। मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। टनल के अंदर जमा मलबे को किस तरीके से निकाला जा रहा है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके, कोशिश यही है। हालांकि टनल के अंदर इतना ज्यादा मलबा है कि उसे जल्द हटा पाना आसान नहीं है और यही वजह है कि लगातार 4 दिनों से चल रहा यह काम आगे भी युद्ध स्तर पर। कोशिश यही कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये तस्वीर हम आपको टनल के भीतर की दिखा रहे हैं, क्योंकि काफी दूर तक जो मलबा है उसको हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि 220 मीटर लंबी है ये टनल। तपोवन में आज चौथे दिन भी रेस्क्यू का काम तेजी से जारी है और जिन गांवों से कनेक्टिविटी टूट चुकी है वहां पर आज भी हेलीकॉप्टर की मदद से राशन पहुंचाया जा रहा है। आज एक ट्रॉली भी तैयार की जा रही है जिसकी मदद से गांव में फंसे लोगों को निकाला जा सके। उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद रेस्क्यू का चौथा दिन है। लगातार लोगों को निकालने का काम चल रहा है। टनल में फंसे लोगों को भी निकाला जा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस बीच राहत सामग्री अलग अलग गांवों तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इस वक्त तपोवन में बनाया गया अस्थायी हेलीपैड पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप ये सामान देख रहे हैं। यही सामान हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन गांवों तक पहुंचाया जा रहा है जो गांव बिल्कुल कट चुके हैं, कनेक्टिविटी जहां टूट चुकी है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हेलीकॉप्टर की मदद से ही यहां रोज़ाना जो है वो भेजी जाती हैं। तो ये तमाम सामान जो आप देख रहे हैं वो इस वक्त हेलीकॉप्टर में ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो इसी तरीके से अलग अलग गाँव में पहुँचाया जा रहा है सामान। वहाँ पर जो लोग बीमार हैं उनको भी हेलीकॉप्टर की मदद से वापस लाया जा रहा है। जिनको उस तरफ जाना है, जो इधर फंसे हुए हैं, उनको भी हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा जा रहा है। हालांकि आज एक ट्रॉली पुल बनाया जा रहा है जिसकी मदद से जो गांव के लोग हैं वो इधर आ सकें या इधर के लोग उधर जा सकें, ताकि हेलीकॉप्टर की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फ़िलहाल ये जो तमाम सामान है वो इसी तरीके से रोज़ाना उन जगहों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग फंसे हुए हैं, उनके पास सामान की कमी है। तो लगातार रेस्क्यू टीम्स भी काम कर रही हैं, लगातार चीज़ें यहां पर चलाई जा रही हैं। चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, सारी टीमें मिलकर काम कर रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग लापता हैं उनको जल्द से जल्द तलाशा जा सके। दीपक रावत, आपकी तरफ रुख करते हुए, ट्रॉली पुल तैयार करने को लेकर क्या जानकारी, कब तक ये पुल तैयार कर लिया जाएगा? आपके साथ तो कई सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनको कब तक पहुंचाया जाएगा? जी गायत्री, बिल्कुल कल से इसकी तैयारी शुरू हुई थी। जो ट्रॉली पुल की हम बात कर रहे हैं उसके लिए आज जो है वो ट्रॉली लगाई भी जाएगी, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। और यहाँ से अगर दिखाने की कोशिश करें तो ये सामने वाली जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इस पर कई सारे गांव हैं, 7 से 8 गांव हैं जो कि पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाना, हेलीकॉप्टर की मदद से ही सामान पहुँचाया जा सकता है। लेकिन कोशिश अब ये की जा रही है कि हेलीकॉप्टर की जगह दूसरा विकल्प अगर तलाशें तो एक ट्रॉली सिस्टम बना लिया जाए। हालांकि बीआरओ की तरफ से भी एक अस्थायी, एक टेम्परेरी तौर पर एक ब्रिज भी तैयार किया जा रहा है। उस ब्रिज के जरिए भी जो है गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचाई जा सके। बीआरओ दिन रात उस पुल को बनाने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है तमाम लोग देखिए प्रशासन से विनती करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें घर भिजवा दीजिए। किसी का घर पे भाई अकेला है, किसी का पूरा परिवार अकेला है, सामान नहीं है घर पे,
क्योंकि इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। कोई दिन ठीक रात है, ऐसे दीपक ही लौट यहाँ रहे पर हैं, आपके पास इन तस्वीरों को देखेंगे, लेकिन ये भी बता दें कि मलबे में फंसे लोगों को खोजने का अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 12 लोगों को तपोवन की सुरंग से बाहर निकाला जा चुका है, जबकि दूसरी सुरंग में 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। लेकिन क्या आपको पता है कि तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों ने घंटों तक का जिंदगी की दौड़ को कैसे घंटों तक थामे रखा, कैसे इन तक रेस्क्यू टीमें पहुंची, तपोवन में सांसों की तलाश की। हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। व्यक्ति लापता है। चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए, आराम से खींचो खींचो, ऊपर खींचो। तपोवन की सुरंग में सांसों की तलाश। पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। जारी है हिम्मत वालों का अभियान। मैंने कहा सब लोगों से, तुम लोग हताश मत हो, हम लेके जाएंगे तुम लोगों को। तपोवन में ऑपरेशन जीवन। 7 फरवरी की सुबह आए सैलाब के बाद तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मलबे में तब्दील हो चुका है। पहले यहां चहल पहल हुआ करती थी, यहां काम करने वालों की आवाज सुनाई दिया करती थी, लेकिन अब यहां दलदल है, एक अजीब सी खामोशी है। तो तपोवन के इसी दलदल में राहत और बचाव के काम में जुटे जवान जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। मौत की 2 सुरंगों से लोगों को बाहर निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। जोशीमठ के तपोवन में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज दूसरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का है और कहा जाए तो तीसरा दिन होगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार रेस्क्यू टीमें काम कर रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं टनल के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ के जवान, साथ ही सेना के जवान हैं और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें हैं, लगातार काम कर रही है। ये जो आप जेसीबी सामने से आते हुए दिख रहे हैं, ये जेसीबी लगातार अंदर तक जा रही है और लगभग 180 मीटर तक अंदर का जो मलबा है वो देर रात तक चलने की वजह से यहाँ पर लगातार मलबा जो है वो निकाला गया है। और उसके बाद भी अभी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी रेस्क्यू टीमों को वही आ रही है कि मलबा सबसे ज़्यादा है और उस मलबे को निकालने के लिए मैन पावर का काम अभी नहीं है। अभी सिर्फ जो काम है वो मशीनों का है और इसी वजह से ये सभी क्रेनें यहाँ पर काम कर रही हैं। मलबे में फंसी सांसों की तलाश करना कितना जोखिम भरा काम है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। गौर से देखिए, तपोवन की सुरंग में घुप अंधेरा है, गीली मिट्टी की वजह से एक कदम भी चलना मुश्किल है। ऊपर से खुदाई करने वाली मशीन लेकर अंदर जाना और फिर मलबा बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन रेस्क्यू मिशन में जुटे हिम्मत वाले इन बेहद खराब हालात में भी सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको स्लश टनल कहा जाता है और इसके अंदर हमारी मेंटेनेंस टीम काम कर रही थी। तकरीबन 150 मीटर तक हम इस समय पहुंच चुके हैं और इसके तकरीबन 50 मीटर आगे एक साइड टनल है और इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी मेंटेनेंस टीम थी, जब ये स्लश आया होगा तो इस दिशा में चले गए होंगे और वहाँ पर क्योंकि स्लश जाने की उम्मीद कम है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान तपोवन में सुरंग का कोना कोना तलाश रहे हैं और जब जिंदगी की तलाश में इन रेस्क्यू टीमों को कामयाबी हाथ लगती है तो इन हिम्मत वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए, आराम से खींचो खींचो, ऊपर खींचो। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए। हाँ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ये लोग कौन सा? ये वीडियो तपोवन की उसी सुरंग का है जहां से एनटीपीसी के अब तक 12 कर्मचारियों को बाहर निकाला जा चुका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुरंग के अंदर के हालात कितने खराब हैं। सुरंग के अंदर मलबा ही मलबा है,
तो कर्मचारी पाइप के जरिए बाहर निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर कुछ घंटे पहले की है, जब सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया था। तो न्यूज़ 18 ने उस शख्स की तलाश भी की जिसकी वजह से 12 लोगों की जान बचाई जा सकी। ये है उत्तर प्रदेश के जालौन के रहने वाले वीरेंद्र कुमार। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपने सभी साथियों को पहले सुरंग से बाहर निकाला और जब खुद मौत के मुंह से बाहर आए तो जय बद्री विशाल का नारा लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। बद्री विशाल की जय। आज भी वो उस पल को याद कर भावुक हो जाते हैं। जो लास्ट की तरफ आप लोग थे, सबसे लास्ट में मैं निकला हूँ। पूरी टीम निकालने के बाद लास्ट में मैं निकला हूँ और मैंने जयकारा लगाया कि मैं अपनी टीम को लेके आऊँ। हाँ जी। कैसे लगाया था आपने जयकारा? मैंने कहा बद्री विशाल की जय। और मतलब कैसा लग रहा था कि अंदर जब हालात मैंने सर ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं पहले अपने साथियों को निकालूंगा, लास्ट में मैं निकलूंगा, तो मेरी पूरी हुई। उम्मीद थी क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा था, सैलाब था, आपको आइडिया हो गया था कि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन होने के बाद जब पानी लेवल हो गया ना सर, तो मेरा को पूरी उम्मीद हो गई थी कि हम सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे और सब लोग गिर जाएंगे। वीरेंद्र कुमार ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों के साथ मिलकर अपने साथियों को मौत की सुरंग से बाहर निकाला। तो उन लोगों से भी न्यूज़ 18 ने बात की जिन्होंने सुरंग के अंदर मलबे के रूप में आती मौत को करीब से देखा था। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने जिंदगी की डोर थामे रखी और सैलाब को हरा दिया। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चाय पर चर्चा कर रहे हैं। नड्डा के बंगाल दौरे का आज है दूसरा दिन। कल परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद नड्डा आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं भी चाहूंगा कि चाय चक्र में शामिल हो जाए, सम्मिलित हो जाए। मुझे पता चला है कि रात के 12 बजे यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने आपको इजाजत दी कि इस तरीके का चाय चक्र हो सकता है और आपने सुबह इतनी बड़ी संख्या में चाय चक्र में सभी लोग शामिल हुए हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हमारे दिलीप दा ने आप लोगों के साथ चर्चा की है। मुझे बताया गया कि ये जो होरियातारा पंचायत है और जो घाटकी गांव है, यहाँ पर हमारे पंचायत के प्रधान जीते हैं, उप प्रधान जीते हैं और पीसी और भाईपों के गुंडागर्दी के बाद जीते। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, खड़गपुर में चाय पर चर्चा करते हुए। बंगाल दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। कल उनकी तरफ से परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया था और जमकर निशाना साधा था ममता सरकार पर, मां, माटी और मानुष को लेकर। और साथ ही पूछा था कि आखिर क्यों ममता बनर्जी को इतना गुस्सा आता है और परिवर्तन का दावा भी बंगाल में उनकी तरफ से किया गया। तो इस वक्त चाय पर चर्चा की तस्वीरें। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा को मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए 3 जीनियस एक साथ। तीनों आज के आर्यभट्ट कहे जा रहे हैं। सिर्फ 11 साल का जयादित्य शेट्टी मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है क्योंकि उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है। सिर्फ 15 साल का चिराग राठी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गरीब परिवार का विलक्षण बच्चा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चिराग नंबर किंग है। 20 करोड़ तक कोई भी नंबरों का जोड़, घटाना और मल्टीप्लाई का काम कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 100 करोड़ तक के पहाड़े उसकी जुबान पर हैं। पलक झपकते ही स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है।
वहीं मुंबई की सिर्फ 10 साल की अवंतिका कांबली भी मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स अवार्ड जीता। अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली को सुलझा चुकी हैं। मेंटल मैथ्स की तीनों गुरु एक साथ एक जगह होंगे और वो मंच होगा बायजूस यंग जीनियस का। 3 मैथ्स गुरुओं का हुनर देखिए 13 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।